एपिसोड 12 शुरू होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसके कंधे में गोली लगी हुई थी और शायद से वो पुलिस से बचकर भाग रहा था। और उस वक्त बारिश हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आकर उस आदमी को अपने छाते से भीगने से बचा लेती है। और अब प्रेजेंट में हमें पता चलता है कि जेल से एक कैदी भाग निकला है और उसने एक नोट भी छोड़ा है। आज मैं जरा घूमने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी ओर हम असानो को देखते हैं और वो देखता है कि उसके बैग में एक बुढ़ा होता है और इसके बाद वो बुढ़ा बैग से बाहर निकलने के बाद कहता है, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, नाइस टू मीट यू। लेकिन असानो उस पर अपनी गन से फायर कर देता है। सो अब इसके बाद मिसुमी आकर बताती है कि ये ग्रैंडपा बान है। तभी अयाका वहाँ आती है। अयाका को देख ग्रैंडपा बान कहते हैं कि योजाकुरा फैमिली मेड कब से रखने लगी, और वो भी इतनी प्यारी। क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग चलना चाहोगी? और ग्रैंडपा बान को देख असानो सोचता है कि ये आदमी कौन है। और तभी ग्रैंडपा बान इनके पास आकर कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छे लड़के से शादी की है मिसुमी, ये लो तुम दोनों के लिए वेडिंग गिफ्ट / पॉकेट मनी। काश मैं तुम दोनों को बधाइयाँ देने के लिए जल्दी आ पाता। वैसे चलो असानो अपने नए ग्रैंडपा के साथ मजे करने के लिए। लेकिन तभी क्यूचिरो ग्रैंडपा बान को अपने जालों से जकड़ लेता है और क्यूचिरो को जैसे ही पुलिस ने इन्फॉर्म किया कि ग्रैंडपा बान जेल से भाग गए हैं, वो तुरंत ही घर पर आ गया। और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा बान अपने एक मिशन के लिए इस वक्त जेल में जासूसी कर रहे हैं और अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं। और क्यूचिरो इसीलिए ग्रैंडपा बान को पकड़ने के लिए आया है, क्योंकि वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें अपनी फैमिली का कोई भी सीक्रेट बता सकते हैं। इसीलिए प्लीज आप शांति से मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये बात सुन ग्रैंडपा बान कहते हैं, शायद से तुम भूल गए हो कि तुम्हारी चड्डियां किसने बदली हैं। और इसके अगले ही पल में ग्रैंडपा बान क्यूचिरो के जाल से छूटकर उससे कहते हैं, अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। और इसके अगले ही पल में वो वहाँ धमाका करते हैं। और अब जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है, हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा बान असानो को लेकर फुर्र हो गए हैं। अब यहाँ पर गोलियत एक फोटो लेकर आता है और ये फोटो देख मिसुमी किसी को कॉल करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्यूचिरो असानो को फोन पर बताता है कि ग्रैंडपा बान एक ऐसे लेजेंडरी स्पाई हैं जो किसी भी तरह की कैद से खुद को आजाद कर सकते हैं और उनके पास काफी सारे सीक्रेट डाटा की इंफॉर्मेशन है। इसीलिए काफी सारे लोग उस सीक्रेट डेटा को पाने के लिए उन्हें पकड़ने की फिराक में हैं। इसीलिए कुछ भी गलत होने से पहले तुम्हें ग्रैंडपा बान को पकड़ना होगा। वैसे इस वक्त तुम दोनों कहाँ हो? असानो बताता है कि इस वक्त हम दोनों एक मेंबर्स ओनली बार में हैं और ये दोनों लड़कियों से घिरे हुए हैं। और जैसे ही क्यूचिरो सुनता है कि कुछ लड़कियां असानो के साथ फ्लर्ट कर रही हैं, उसे गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी ओर ग्रैंडपा इन लड़कियों को कुछ सीक्रेट बताने लगते हैं। सो असानो उन्हें रोकने के लिए आता है, लेकिन ग्रैंडपा आसानी से असानो से बच जाते हैं और कहते हैं कि बच्चे, मुझे पकड़ने के लिए इस वक्त तुम बहुत छोटे हो। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि असानो ने उस सीट पर ननाओ का बना हुआ एक स्पेशल ग्लू लगा दिया था और इस ग्लू की वजह से ग्रैंडपा अब यहाँ से बचकर भाग नहीं पाएंगे, ऐसा असानो ने सोचा था। ग्रैंडपा बड़ी आसानी से अपने कपड़ों में से निकलकर बाहर आ जाते हैं। आओ बच्चे, मैं तुम्हें जरा ट्रेनिंग दूं। अब इसके बाद असानो कई दफा ग्रैंडपा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडपा हर दफा बच जाते हैं और अब इससे असानो थक जाता है। अब इसके बाद असानो पूछता है कि आखिर आप जेल से भागे क्यों? अगर आप हमसे मिलना ही चाहते थे तो आप अपने मिशन के खत्म होने का इंतजार कर सकते थे। तुम शायद से ये बात नहीं समझोगे, लेकिन वो आज का ही दिन है। और इसके बाद एक बारटेंडर ग्रैंडपा बान के लिए 3 साल पुरानी शराब लेकर आता है जो ग्रैंडपा की फेवरेट होती है। लो असानो, तुम भी पियो। वो कहता है कि नहीं, अभी मैं 18 का नहीं हुआ। अब ये बात सुन ग्रैंडपा बान कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो तुम मुझे एक ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड दे ही नहीं पाओगे। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैंने और ग्रैंडमा ने
बच्चे कैसे पैदा किए। तुम्हारी ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उनकी बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। उनसे मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी में कुछ मायने नहीं रखता था। मुझे किसी के होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, यहाँ तक कि मुझे अपनी भी परवाह नहीं थी। तुम्हारी ग्रैंड माँ ने ही मुझे ज़िंदगी जीने का सही रास्ता दिखाया। ग्रैंड माँ ग्रैंडपा से कहती हैं, जिस तरह तुम मेरा ख्याल रखते हो वैसे ही अपना भी रखा करो। बान वो एक बहुत अच्छी औरत थी, इतनी कि शायद से मैं कभी उसके लायक ही नहीं था। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तुम भी मेरी तरह ही हो, इसीलिए मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था। देखो बच्चे, प्यार भले ही असीमित हो लेकिन ज़िंदगी सीमित होती है। अपने वर्तमान की ज़िंदगी ऐसे जियो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी कोई पछतावा ना रहे। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। सो तभी असानो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मित्सुमी के मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मेरी ज़िंदगी इतनी खुशहाल है जितना मैंने कभी सोचा ना था, और इसीलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। और ये कहते हुए असानो ग्रैंडपा को शराब का एक प्याला देता है। शराब पीते हुए ग्रैंडपा कहते हैं, असानो तुम मुझे बहुत पसंद आए। लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत आती है और ग्रैंडपा जो असानो के साथ एंजॉय कर रहे थे वो नोटिस करते हैं कि उन्हें हथकड़ी पहना दी गई है और ये स्पेशल टाइप की हथकड़ी है। अगर ग्रैंडपा ने इस हथकड़ी से बचकर भागने की कोशिश की तो ये फट जाएगी। और वहीं वो औरत कहती है कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी प्यारी बीवी का हाथ धमाके में उड़ जाए। ये होती है ग्रैंड माँ। और तभी वहाँ पर मित्सुमी भी आ जाती है। अब ग्रैंड माँ को जिंदा देख जितने हैरान हम होते हैं उतना ही असानो भी होता है। ग्रैंडपा की बातों से लग रहा था जैसे ग्रैंड माँ चल बसी, लेकिन ग्रैंडपा तो अपनी बीवी पर लट्टू हुए बैठे हैं। देखो केको, मैं तुम्हारे लिए ये रिंग और तुम्हारी फेवरेट शराब लेकर आया हूँ, चलो डेट पर चलते हैं। लेकिन ये बात सुन ग्रैंडमा को गुस्सा आ जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा को वापस जेल में पहुंचाया जा रहा है। ग्रैंडपा रोते हुए कहते हैं, केको आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। लेकिन ग्रैंडमा दरवाजा बंद कर देती हैं और पुलिस ग्रैंडपा को ले जाती है। और अब समझे कि ग्रैंडपा आज के ही दिन भाग कर क्यों आए, क्योंकि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पर मित्सुमी असानो को प्यार भरी नजरों से ताके जा रही है। और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि उसने वो बातें सुन ली हैं जो असानो ने ग्रैंडपा से कही थी। और इसके बाद वो मुस्कुराते हुए असानो का हाथ थाम लेती है और ये नज़ारा देखने में बेहद खूबसूरत होता है। दूसरी ओर हम ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को एक साथ देखते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, उसने अच्छे लड़के से शादी की है। ग्रैंडमा कहती हैं, हाँ बिल्कुल मेरी तरह। और इसके बाद हमें पता चलता है कि आखिरकार ग्रैंडपा ने ग्रैंडमा के साथ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मना ही ली। तो समझे दोस्तों, शुरुआत में हमने जो सीन देखा था उसमें बताया गया था कि किस तरह ग्रैंडपा और ग्रैंडमा मिले। लेकिन कुछ दिन बाद ग्रैंडपा फिर से आते हैं जेल से भागकर अपने पोते पोतियों से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ अयाका उन्हें बताती है कि आज वो सभी फैमिली शॉपिंग के लिए गए हैं। अब इसके बाद हमें शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदने के लिए अलग अलग रास्तों पर जाने वाले थे। लेकिन यहाँ पर फुताबा क्योइचिरो से बिल देने को कहती है क्योंकि वो घर का सबसे बड़ा बेटा है। क्योइचिरो का मन तो नहीं होता, लेकिन जब मित्सुमी उससे प्यार से कहती है तब वो उसे मना नहीं कर पाता। अब इसके बाद ये सभी अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। मॉल में आकर असानो याद करता है कि किस तरह वो अपने परिवार के साथ शॉपिंग के लिए जाया करता था, लेकिन मित्सुमी के साथ वक्त बिताते हुए भी वो खुश होता है। वैसे आज हम क्या खरीदने वाले हैं? मित्सुमी बताती है, टॉयलेट पेपर, दूध, अंडे, बुलेट्स, हैंड ग्रेनेड्स। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये तीनों हीना गीकू भी इस मॉल में एक मूवी देखने के लिए आए हैं। अब इसके बाद असानो और मित्सुमी कुछ मशीन्स के पास आते हैं और शायद से इन मशीन्स के अंदर से आपको कम पैसों में काफी सारी चॉकलेट्स मिलती हैं। असानो को लगता है कि मित्सुमी छोटी बच्ची की तरह चॉकलेट खाना चाहती है, लेकिन उस मशीन के अंदर से हैंड ग्रेनेड्स निकल रही थी, जो देख असानो हैरान हो जाता है।
अब इसके बाद ये दोनों चाय पीने के लिए एक लाइन में लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मित्सुमी और इस रिसेप्शनिस्ट की बड़ी अजीब सी बातें होती हैं। इसके बाद मित्सुमी काफी सारी बुलेट्स भी खरीद लेती है और इसके बाद असानो को पता चलता है कि इस मॉल में अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड हर एक सामान मिलता है। अब दूसरी ओर शिंजो को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी गन खरीदे, छोटी वाली या बड़ी वाली। सो इसमें शियोन उसकी मदद करती है। तुम हमेशा राइट हैंड वाली चीज को खरीदते हो, लेकिन घर पर आने के बाद पछताते हो कि तुमने उसे क्यों खरीदा, इसीलिए तुम्हें लेफ्ट हैंड वाली चीज को खरीदना चाहिए। दूसरी ओर एक मस्क्यूलर जाइंट औरत फुताबा की मसाज कर रही थी और जिस तरह वो फुताबा की मसाज कर रही थी, बगल में मसाज ले रहे आदमी को लगता है कि कोई स्टील पाइप की बेंडिंग कर रहा है। दूसरी ओर ननाओ और केंगो भी अपने लिए जरूरतों का सामान खरीद रहे थे, लेकिन क्योइचिरो एक खुफिया रास्ते से एक औरत से एक किताब खरीदता है और बड़े खतरनाक तरीके से मुस्कुराता है। दूसरी ओर असानो अपनी एक शर्ट से खून के धब्बे साफ करवाता है और इसके बाद वो वापस मित्सुमी के पास जाने लगता है, लेकिन तभी एक रोती हुई बच्ची उसे पकड़ लेती है और इसके बाद जैसे ही वो मित्सुमी के पास पहुंचता है उस बच्ची को लेकर, मित्सुमी को लगता है कि ये बच्ची असानो का सीक्रेट लव चाइल्ड है, लेकिन असानो उसे बताता है कि ये बच्ची अपने पापा से अलग हो गई है। इसके बाद हमें इस बच्ची का नाम पता चलता है, सुजू, और वो बताती है कि कुछ डरावने लोग उसके पापा को ले गए। मित्सुमी पूछती है कि वो तुम्हारे पापा को कहाँ ले गए हैं। सुजू कहती है उन्होंने कहा चलो नीचे बात करते हैं। अब ये बात सुनते ही ये तीनों लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं और हमें पता चलता है कि इस मॉल के नीचे एक ब्लैक मार्केट है और ये नीचे की जगह सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है। असानो तो काफी ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि इस जगह पर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी तुम्हें मारकर तुम्हारे शरीर के अंगों को बेच सकता है। उस बच्ची को भी डर लग रहा था। सो मित्सुमी कहती है कि चिंता मत करो, यहाँ मुझ पर हमला कोई नहीं करेगा। और तभी सुजू को अपने पापा की आवाज आती है। हम देखते हैं कि एक आदमी सुजू के पापा से कहता है कि तेरी एक बच्ची क्या हो गई, तू तो बदल ही गया और इस बदलाव की कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी होगी। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही असानो उस आदमी पर अपनी गन से शूट कर देता है, जिसके बाद वो बच्ची भी अपने पापा से मिल जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर मौजूद सभी लोग इन्हें घेर लेते हैं और भले से ही ये लोग मित्सुमी को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन असानो को ये लोग मार ही सकते हैं क्योंकि असानो के ऊपर 5 लाख का इनाम है। जो बात जानकर असानो की हालत खराब हो जाती है और तभी काफी सारे लोग असानो को मारने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन अगले ही पल में खत्म हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्योइचिरो आ जाता है। यहाँ पर असानो क्योइचिरो के पास एक किताब देखता है, कंप्लीट कलेक्शन ऑफ टॉर्चर, जो देखिए समझ जाते हैं कि आखिर क्योइचिरो ने असानो को क्यों बचाया, क्योंकि वो असानो को टॉर्चर कर सके। लेकिन क्योइचिरो के आने के बाद भी ये टकलू हार नहीं मानता और कहता है कि अगर हम सभी एक साथ मिल जाएं तो इन्हें हरा सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ये सब भी आ जाते हैं और अपने अपने तरीके से तबाही मचाने लगते हैं और सब कुछ तहस महस करने के बाद शांति से वहाँ से चले जाते हैं। ये टकलू इन सभी से बदला लेने की कसम खाता है, लेकिन तभी बिल्डिंग टूटकर इसी के ऊपर गिर जाती है। पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल ढह जाता है, चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन ये तीनों मस्त मजे से मूवी का मजा ले रहे हैं। सेजी भी समझ जाता है कि आखिर ये किसका काम है और ये न्यूज टीवी पर भी आने लगती है और दूसरी ओर ये सभी मस्त स्टाइल में आ रहे थे और इनके पीछे का शॉपिंग मॉल ढहता जा रहा था। मित्सुमी खुश होती है कि वो बच्ची फिर से अपने पापा से मिल गई और तभी क्योइचिरो असानो से कहता है कि तुम एक छोटा सा मामला भी खुद नहीं संभाल सकते, तुम सच में चिरकुट हो। सो फुताबा क्योइचिरो को दूर फेंक देती है। वहीं असानो और मित्सुमी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों यहाँ पर फिर आएंगे। बेचारा क्योइचिरो पीछे पड़ा रह जाता है और ये सभी आगे बढ़ते रहते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये हमारी इस सीरीज का लास्ट एपिसोड था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि ये सीरीज काफी लंबी है, इसके 27 एपिसोड्स हैं, यानी अभी ये 3-4 महीने और चलेगी। तो उदास मत होना, मस्त से एंजॉय करते रहो और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि जुलाई में काफी सारे न्यू एनिमे आने वाले हैं। तो इसके लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके बताओ।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। एंड इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।